हेलो दोस्तों, देखिए बचपन से ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम छोटे होते हैं तो अपने भाई बहनों के बीच में कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, है ना। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो बड़े होने पर भी हम अपने उन अधिकारों की बात करते हैं जो हमारे घर से संबंधित होती हैं, हमारे फैमिली मैटर से संबंधित होती हैं। लेकिन क्या असल में हम उन अधिकारों के बारे में जानते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या फिर जो संविधान ने हमको दिए हुए हैं? तो उन्हें उन अधिकारों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज की हमारी क्लास संबंधित है उन्हीं अधिकारों को हम जानेंगे, व्याख्या सहित देखेंगे कि हाँ कौन से अधिकार हमको संविधान के द्वारा दिया गया है और अधिकारों की क्या ज़रूरत पड़ी। और आजकल अगर आज के दौर में अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से संशोधन हो रहे हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं उनके हिसाब से उनमें हम संशोधन करते आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल संपूर्ण व्याख्या से देखेंगे आज की क्लास में। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करिए दोस्तों के बीच में और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हम क्लास, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम संविधान की बात करें तो आज हम संविधान के बेसिक पे नहीं जाएंगे कि संविधान बना कैसे, कब बना, कितना दिन लगा, कितने लोगों ने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे संविधान के जो भाग दिए गए हैं, जो 22 भाग दिए हुए हैं, उसमें भाग 3 दिया हुआ है जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। क्या है अधिकार? अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो किसको कहते हैं मौलिक अधिकार या किस तरह से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं? तो अधिकार क्या होता है? अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों का दावा है। जो हमारे सिटीजन्स हैं, राज्य के खिलाफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अधिकार क्या है, कैसा राइट्स हमको संविधान के द्वारा दिया गया है? तो अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों का दावा होता है और अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ होती हैं जिसके बिना मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। यानी कि जहाँ पे अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमारी क्षमता है। यानी कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है कुछ करने का लेकिन आपके पास क्षमताएँ हैं तो आपका विकास संभव नहीं है। तो अधिकार वो परिस्थितियाँ होती हैं जिसके बिना मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, असंभव है। तो ये हो गया अधिकार। अब हमने देख लिया कि हाँ अधिकार किससे कहते हैं या अधिकार की क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास पैसा है सब कुछ तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अधिकार की एक ऐसे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने क्षमता के हिसाब से आप अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान में कितने अधिकार हैं। अभी वर्तमान में हम कितने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे कितने अधिकार संविधान में दिए हुए हैं। तो संविधान में भी इस समय तो 6 अधिकार हैं, लेकिन इससे पहले 7 थे। 7वां था हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको संशोधन किया गया संविधान में। संशोधन पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि संविधान में संशोधन किस तरह से होते हैं, इसके लिए कौन कौन से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है या संविधान के किस भाग में संशोधन हो सकता है और किस में नहीं हो सकता है। तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट मेरी आज की जो क्लास है वो संबंधित है केवल मूल अधिकार से। तो मूल अधिकार 6 हैं वर्तमान समय में, लेकिन पहले कितने थे? पहले 7 दिए गए थे। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ, किस वर्ष हुआ? 1978 में। इसी के तहत क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये पूछा गया था, पूछा हुआ भी है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? क्या वो मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं या बी और सी दोनों? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है क्योंकि संविधान में दिया हुआ है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। अभी ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। फिर क्वेश्चन अगर ये पूछे कि जो है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन था। किस ईयर में हुआ था? 1978 में। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई कि कितने अभी इस समय वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं और पहले कितने थे। तो आपके ये 3-4 लाइन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, जो आपको चाहे वो पेट के एग्जाम हो, बीडीओ का हो या फिर आरओ एआरओ का हो या फिर पीसीएस का हो, फंडामेंटल राइट्स जो है सारे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एग्जाम में से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए ठीक है, तो 6 ये मूल अधिकार हो गए, 7 थे पहले। कितने अधिकार हैं हमारे? ये जो 6 हैं कौन कौन से हैं? तो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन एज फॉलोज। नंबर 1 पे कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार हो गया। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक जो पूजा पाठ का हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम
किस भगवान की, हम किसकी मतलब किस धर्म को माने, किसकी पूजा करें, तो इसके लिए भी जो है हमको अधिकार दिया गया है। 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड 6वां दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे वर्तमान में संविधान में हमको दिए गए हैं। अब इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उससे वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोग जो है पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में लेके आएंगे। तो आज हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक में है, तो आर्टिकल 14 से 18, यानी कि 14 में भी 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल सारे संबंधित है किससे, समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 to 18 बात की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, 14 से 18, अभी पेट के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो आर्टिकल आपको याद रखना है, चाहे वो DPSP हो, फंडामेंटल राइट्स हो और जो राष्ट्रपति से संबंधित है। कुछ आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हो गया लॉ, यानी कि कानून, कानून के समक्ष समानता की बात करता है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो भी कानून है उसके समक्ष सबके लिए समानता का व्यवहार किया जाएगा। और दूसरी बात करता है कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो ये 2 बातें कही गई हैं किसमें, आर्टिकल 14 में। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार और दूसरा है विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 से संबंधित है। अब क्या है विधि के समक्ष समानता, अब ये समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि विधि के समक्ष समानता हम याद तो कर लेते हैं कि आर्टिकल 14 में ये दिया गया है, बट ये है क्या, है ना। तो विधि के समक्ष समानता की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये लिया कहाँ से गया है, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हुए हैं। तो जितने भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को दे सकते हैं और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो विधि के समक्ष समानता की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड के यानी कि UK, इट वॉज टेकन फ्रॉम UK। तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष सब लोग क्या हैं, समान हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई कानून बनाया गया है, अगर कोई गरीब है, कोई हाशिए पर कोई लोग हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए वो कानून दूसरी तरीके से व्यवहार करेगा, और कोई जो ऐसा इंसान है जो सक्षम है हर चीज़ में तो उसके साथ अलग व्यवहार हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून सबके लिए क्या है, समान है। तो विधि के समक्ष सब लोग समान हैं तथा कानून से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है ये, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर आधारित है, विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, अरस्तू के द्वारा। तो ये है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि यानी कि कानून के समक्ष, उसके सामने सभी लोग समान हैं, सारे लोग समान हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये किस पर आधारित है, ये तो विधि के शासन के सिद्धांत पर आधारित है, और विधि के शासन का सिद्धांत अरस्तू ने दिया था। अपवाद का मतलब होता है कि ऐसे कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये जो मौलिक अधिकार है वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो कुछ इसके अपवाद भी दिए गए हैं। अपवाद यहाँ पे क्या दिया गया, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल का यानी कि ये कहीं भी जो है अपने जो भी डिसीजन लिया जाता है इनके द्वारा, ये इसके लिए कहीं भी जवाबदेह नहीं होंगे, और पद पर रहते वक्त इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक या फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। ये इनके लिए ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है। अपवाद स्वरूप है कि ये ऐसी सुविधा हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये वो जो इस पद पर हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं, जो कि ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 का ये अपवाद है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पीसीएस वगैरह में जो प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा हमने देखा था कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 14 में 2 बातें की गई थी, तो ये दूसरा है कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये अमेरिका से लिया गया और ये UK से लिया गया था, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया था। तो विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण का अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार का मतलब है कि समान परिस्थितियों में समानता। अगर परिस्थितियां समान हैं 2 व्यक्तियों की, तो उनके साथ समानता का व्यवहार
किया जाएगा, समान प्रकार के व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। तो आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 14, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 14 की। तो आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही मिले हुए हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो आर्टिकल उसमें से एक आर्टिकल 15 है जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है, इसके बहुत सारे क्लॉज हैं। तो इसमें पहले में क्या कह रहा है कि राज्य को नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से प्रतिबंधित करता है। यानी कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि ये किसी दूसरे धर्म से हैं, इनका मूल वंश कुछ और है, ये इस जाति के हैं या उस जाति के हैं, या फिर लिंग यानी कि ये मेल फीमेल या जन्म स्थान, इन सब के आधार पर राज्य जो है विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया है। अब इसके भी अपवाद हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि लिंग या जन्म स्थान, तो इनके आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि विभेद करना प्रतिबंधित किया गया, ये हमारे आर्टिकल 15 में कहा गया है। लेकिन अपवाद, एक्सेप्शंस हर जगह हैं। तो यहाँ का इसमें क्या अपवाद है, इसमें अपवाद दिया गया आर्टिकल 15 के 3 में कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये विशेष प्रावधान कर सकता है क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जिनका जो प्रतिनिधित्व की बात है तो हर जगह नहीं है, इनके साथ कहीं ना कहीं मतलब देखें तो भेदभाव हुआ है। तो उन्हें भेदभाव को दूर करने के लिए इनको अपवाद स्वरूप हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा राज्य का राइट्स है। आर्टिकल 15 ये अपवाद है, ये आर्टिकल 15 के 1 का अपवाद दिया गया है। आर्टिकल 15 के 4 में क्या कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति तथा जनजातियों सहित सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। यानी कि जो एससीज हैं और एसटी हैं, इनके लिए राज्य क्या कर सकती है, इनके लिए विशेष उपबंध बना सकती है। ये कब जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज जो दिया गया है, यानी कि राज्य एससी और एसटी के लिए या जो फिर शैक्षिक एवं सामाजिक, ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना है कि किस रूप में पिछड़े हों। तो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। और ये कब जोड़ा गया, तो ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। तो ये अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 15 के 5 में क्या कहा गया कि राज्य सरकारी या गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़ करके। तो ये 3 अपवाद हो गए आर्टिकल 15 के, और इसको जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो ये हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 कंप्लीट हुआ, आर्टिकल 15 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 का 6 क्लॉज है। ये कब जोड़ा गया, ये देखिए ये लेटेस्ट है ना। तो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए जो आर्टिकल 15 के 4, 15 के 5 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो बचे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसको जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया। जो 10% वाला अभी आरक्षण की सुविधा दी गई है वो इसी के तहत दी गई है। इसको जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अनुच्छेद 16 किसकी बात करता है, किसके बारे में बात करता है। जिसमें क्लॉज 1 है कि राज्यों को सभी नागरिकों को सरकारी नियुक्तियों से संबंधित विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है। दूसरा कि राज्यों को नागरिकों के बीच किसी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 16 के 1 और 2 क्लॉज में है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। अपवाद है कि संसद किसी पद पर नियुक्ति के लिए निवास स्थान को योग्यता घोषित कर सकती है। जैसे किसी अगर देखें स्टेट का एग्जाम होता है तो वहाँ के लोगों के लिए फॉर्म होता है, तो ऐसा वो किसके आधार पे हो गया, वो इसी के आधार पर हो गया निवास स्थान। एमपी वाले एमपी के लिए, यूपी वाले यूपी के लिए। तो ये निवास स्थान, इसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 16 के 4 में कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा कर सकता है, लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं है। यानी कि इसके लिए आर्टिकल 16 के 4 को लेकर के कोई भी व्यक्ति जाकर के ये इसके लिए केस नहीं कर सकता या अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे मांग नहीं कर सकता। ये बाध्यकारी नहीं है, ये दिया गया है हमारे संविधान में। आर्टिकल 16 के 6 में अगर हम बात करें तो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी पदों पर आरक्षित जो पद हैं उनको आरक्षित कर सकती है, उसका प्रावधान कर सकती है। तो आर्टिकल 16 हो गया।
आर्टिकल 17 ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17, तो ये पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है ना, उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 ये बात करता है। ये कानूनी अपराध इसको घोषित किया गया, यानी कि कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जैसे पहले होता था कि हाँ ये एरिया है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ये अछूतों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार ने इसको क्या किया, संविधान ने इसको कानूनी अपराध घोषित किया गया है, यानी कि इसके तहत सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में बात की गई है अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 18 इसमें राज्य सैन्य या विधा से संबंधित उपाधियों के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसमें उपाधियों का अंत है। अगर क्वेश्चन पूछे कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद पूछा जाता है, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, है ना, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आर्टिकल 18 ये उपाधियों का अंत है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में हुई थी, लेकिन 1977 में क्या किया गया था, उस पर प्रतिबंध उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या क्या होते हैं? जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये सब चीज़ें भी प्रदान की जाती हैं, लेकिन आप इनका अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 हमने जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया। 14, 15, 16, 17, 18। हम कल बात करेंगे आर्टिकल 19 की। 19 की बात करें, इसमें बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं। तो दूसरी क्लास हमारी उससे संबंधित होगी, राइट टू फ्रीडम से संबंधित होगी। स्वतंत्रता का अधिकार, कौन कौन सी स्वतंत्रता हमको संविधान में दी गई है, किस किस स्वतंत्रता का हम प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम अपनी दूसरी क्लास में देखेंगे। आज हमने कंप्लीट किया आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, जो कि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे, मैक्सिमम सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है इससे, तो महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो है दूसरी क्लास लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आपको अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे कुछ चीज़ें को सीखने को मिली है, तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।